राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी आज सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है उन्हें अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने जांच पर तंज कसते हुए कहा, कहीं एसआईटी की जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद मामले में चंदे की गिनती में लगे करीब 40 कर्मचारियों को गणना के काम से हटा दिया गया है। बैंक ट्रस्ट की ओर से नए कर्मियों को लगाया गया है। इसके बाद मामले में आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। गोरखपुर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य बैंक में फिक्स डिपॉजिट, पुराने नोट बदलने और ज्यादा ब्याज दिलाने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। प्रयागराज में 15 साल की नाबालिग से गैंग रेप का एक अभियुक्त पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। मामले को लेकर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई में देरी पर फटकार लगाई। संभल के एक होटल से एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम अनुभव अग्रवाल है। होटल के कमरे में शराब की बोतलें भी बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर बिहार की दिखाते हैं आपको। भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, एनकाउंटर के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सही बताया है। मांझी ने कहा कि अगर वो शख्स मानसिक तौर पर अस्थिर था तो उसके पास रिवॉल्वर क्यों थी, उसे इसे रखने की इजाजत क्यों दी गई, हमले में पुलिसकर्मी भी मारे जा सकते थे। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। रविवार को पटना में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। उमेश कुशवाहा को बिहार जेडीयू प्रदेश की कमान तीसरी बार दी गई। बिहार के लखीसराय में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। नीट एग्जाम के दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। सॉल्वर 7 अभियुक्तों के साथ 24 को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि 30 लाख लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने का सौदा हुआ था। भीषण गर्मी के बीच पटना, गया समेत 32 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी को जारी किया। भीषण गर्मी की वजह से पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद कर दिए गए। और अब महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर की हलचल के बीच सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्र से पहले रखी गई चाय पार्टी में विपक्ष शामिल नहीं हुआ। मॉनसून सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। मुंबई में पिछले 3 दिन से जारी बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक के बाद बेस्ट कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। मुंबई वडोदरा हाईवे पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार के डिवाइडर से टकराने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार करीब 200 मीटर तक उछल गई। नासिक के कामगार नगर इलाके में एक इमारत की छत पर बोरी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई और नवी मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 24 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना जताई गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की खबरें। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। शुभेंदु सरकार के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उम्मीद यह है कि सरकार बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सुमित रॉय के खिलाफ हाल ही में जमीन हड़पने का भी मामला दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस को जारी किया। हुगली में टीएमसी के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा रेप पर नाराज लोगों ने अंडे फेंके। रामेंदु को कर्नाटक के बेलगांव से गिरफ्तार कर हुगली लाया गया। उन पर सरकारी अनाज वितरण योजना में घोटाला करने का आरोप है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। जलपाईगुड़ी में बस हादसे में घायल लोगों का हाल जानने प्रदेश सरकार के मंत्री शंकर घोष अस्पताल पहुंचे। शुभेंदु सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। और चलिए अब दिल्ली की खबरें आपको दिखाते हैं। सीबीएसई ने 12वीं के री एवल्यूएशन और वेरिफिकेशन के नतीजे जारी करना शुरू कर दिया है। अभी तक करीब 87% छात्रों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जबकि बाकी छात्रों के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने वसूली की साजिश रचने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने खालिस्तानी और गैंगस्टर के नाम पर एक कंपनी के मालिक को 10 करोड़ की फिरौती की धमकी दी। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने 2000 गड्ढों की पहचान की है और उन्हें एक ही दिन में भरने का लक्ष्य रखा गया है। जिन जगहों पर पानी जमा होता है वहां पर पंप लगाने का निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में गाय के एक बच्चे पर हमला किया गया। हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बच्चा गाय से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाय सींग मारकर उसे गिरा देती। तभी पास खड़े शख्स ने बच्चे की जान किसी तरह से बचाई। नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ये खबर बिहार के लखीसराय से आ रही। बिहार के लखीसराय से बड़ी खबर है। 24 अभियुक्त इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 30 लाख में दूसरे की जगह परीक्षा देने का सौदा हुआ था। सॉल्वर गैंग में मेडिकल के छात्र भी शामिल हैं। बायोमेट्रिक कंपनी के भी 14 कर्मचारी शामिल हैं। इसमें आप देखिए, बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी भी इस पूरे मामले में शामिल होने की खबर आ रही। नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बिहार के लखीसराय से खबर है और यहां से 24 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 30 लाख रुपए में दूसरे की जगह परीक्षा दी जाएगी, यह सौदा किया गया था। मेडिकल के छात्र इसमें शामिल थे और बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, कैसे इनके बारे में पता चला और इसके बाद गिरफ्तारी संभव हो पाई? जी, लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 7 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और मेडिकल कॉलेज भी सीएमसीएच, एनएमसीएच, गया मेडिकल कॉलेज, रायबरेली मेडिकल कॉलेज, बीएचयू की नर्सिंग की एक छात्रा भी इसमें शामिल है, पूनम कुमारी, जो कि दूसरी छात्रा की जगह पर परीक्षा दे रही थी। यानी कि ये गैंग बहुत बड़ा है। इस गैंग का खुलासा हुआ है, लेकिन खुलासा इस मायने में बहुत अहम है क्योंकि अर्चित राज जो इस गैंग का सरगना इस वक्त है, 2024 में बिहार में जो नीट की परीक्षा और उसका जो पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द किया गया था, उस मामले में भी अर्पित राज से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने इससे उस वक्त भी पूछताछ की थी। हालांकि इसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, लिहाजा उस वक्त इसकी गिरफ्तारी और इसे जेल नहीं भेजा गया। और उसी वजह से अगर उस वक्त इस पर लगाम लगा दिया गया होता तो शायद आज ये गैंग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया होता और इसका खुलासा हो गया होता कि किस तरह से यह फर्जीवाड़ा कर रहा है। और चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। पेपर अगर लीक नहीं हो पा रहा है तो कैसे इन लोगों ने बायोमेट्रिक कंपनी में घुस करके बायोमेट्रिक सिस्टम को ही लीक करा दिया। और ये बायोमेट्रिक कंपनी से मिलीभगत कर रखी थी और ये बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी बन करके अंदर घुसे थे। ये जो सॉल्वर है, 7 सॉल्वर इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा कुल गिरफ्तारियां हालांकि 24 हुई हैं, लेकिन 14 लोग ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक सिस्टम के कर्मचारी हैं। अब ईओयू की टीम जो है और स्थानीय जो जिलों की पुलिस है, जैसे गया मेडिकल कॉलेज हो गया, रायबरेली, एनएमसीएच, टीएनसीएच, इनके हॉस्टल में जाकर के छापेमारी की जा रही है कि और क्या अन्य सॉल्वर भी अन्य जिलों में, क्योंकि सिर्फ ये एक जिले का मामला है लखीसराय में, क्योंकि मयंक कश्यप नाम का एक जो हाजीपुर का रहने वाला है, वो एनएमसीएच, पटना के एनएमसीएच का स्टूडेंट है और सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि बायोमेट्रिक कंपनी के। बिल्कुल, तो हैरानी की बात यह है कि बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया और सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 24 अभियुक्त मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की भी तलाश की जा रही कि क्या और भी लोग इस सब में शामिल थे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रॉक्सी नहीं रोके तो ईरान पर फिर हमले होंगे। ये किसने कहा है? ये कहा है ट्रंप ने। स्विट्जरलैंड वार्ता के बीच ट्रंप का धमकी भरा पोस्ट आया है। प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग बंद करे ईरान, अब हॉर्मूज बंद नहीं होने देंगे। ये भी
ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप की चेतावनी, ट्रंप की ये धमकी तब आई है जब स्विट्जरलैंड में दोनों पक्ष आमने सामने हो रहे थे और एक रास्ता निकालने के दूसरे कदम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसके पहले ही देखिए सारे माहौल में खटाई पड़ गई इस एक बयान की वजह से। तो देखिए जो ट्रंप ने बयान दिया है, अब उसके अर्थ क्या है। ट्रंप की चेतावनी देखिए, प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग बंद हो, यह ट्रंप कह रहे हैं। माने यह है कि ईरान को सीधी चेतावनी है, यह सीधी धमकी है ईरान को, क्योंकि इन प्रॉक्सीज को अगर कोई फंड करता है तो वो ईरान ही करता है, ईरान ही सबसे ज्यादा समर्थन इनको करता है। ट्रंप ने आगे चेतावनी दी, हिजबुल्लाह पर रोक लगे। इसके अर्थ क्या है? तेहरान को बड़ा संदेश है ये, हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने के लिए, और प्रॉक्सी नहीं रोके तो फिर से हमले होंगे। ट्रंप ये चेतावनी दे रहा, मतलब फिर से युद्ध का खतरा बन जाएगा अगर प्रॉक्सीज को ईरान कंट्रोल नहीं करता। सीधे सीधे ये ईरान को चेतावनी है। ट्रंप की चेतावनी, हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे इस बार, ब्लॉकेड पर अब आर पार। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि अगर ये बंद करने की कोशिश की गई तो अमेरिका सख्ती से निपटेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की धमकी मतलब वेंस की कोशिशों पर असर, सीधे सीधे असर दिखा भी पड़ा भी। 80 मिनट चली स्विट्जरलैंड वार्ता फंस गई क्योंकि डेलीगेशन ईरान का निकल गया बाहर। सिवा सर, ये ट्रंप क्या करते हैं? मतलब माहौल बनाया, इतना कुछ हुआ, इतनी बड़ी बातें की, हालांकि जमीन पर कुछ बदल नहीं रहा है, फिर भी जो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस दिखाई दे रहे थे उसको भी खराब कर दिया ट्रंप ने अपने बयान से। आखिर क्या करना चाहते हैं ट्रंप? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बहुत ठीक बोला कि कहीं ना कहीं बातचीत स्टार्ट होगी स्विट्जरलैंड में, और कतार और पाकिस्तान मीडिएट कर रहे हैं, और एक अच्छा माहौल था, बातचीत से कोई ना कोई सलूशन निकलता। मगर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो स्टेटमेंट दी है ईरान के अगेंस्ट और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो कि हो सकता है अगर हिजबुल्लाह नहीं डीरेल कर सकता ईरान तो वो एक प्रकार से काबू भी कर लेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग लैंग्वेज बोली, और इससे जब बातचीत हो रही है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी हम देखें कि ये जो बातचीत है ये डीरेल क्या हो सकती है और वो वजह क्या है। मुझे लगता है डीरेल का सबसे बड़ा वजह यही है कि जो लड़ाई चली हुई है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, और इजराइल जो है वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह ही हमले कर रहे हैं सदर्न लबनान से इजराइल के नदर्न एरिया में, जबकि ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो 30 किलोमीटर अंदर जा चुका है लिटानी नदी और वापस आने को तैयार नहीं, और ईरान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है जब तक हिजबुल्लाह और ईरान की लड़ाई, हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई बंद नहीं होगी, इजराइल वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो बातचीत का दौर स्टार्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी यही है क्वेश्चन मार्क, क्या ये बातचीत में कुछ सफल होंगे, और इसकी पेंच फंसी हुई है यही, क्या इजराइल नेतन्याहू मानेंगे। अब वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी दो बातें हैं कि उनको पता है कि इलेक्शन सितंबर में है और वहाँ पर हार्ड लाइन है, वो कह रहे हैं कि अगर वो निकलते हैं तो उनका इलेक्शन हारना लाजमी है और हो सकता है उनको जेल में जाना पड़े। तो अब नेतन्याहू के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना जो फेस है स्ट्रॉन्ग दिखाएं, स्पेशली हिजबुल्लाह की तरफ। जब तक हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं हो तब तक वो इस हिजबुल्लाह के लेबनान से ना निकलें। ये अब एक पेज फंस गया है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, मुझे लगता है उस पर बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि पहले समझौते पर साइन हो जाते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। इसी का नतीजा है कि जल्दबाजी में सब कुछ किया गया। लेबनान पर हमले हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और ईरान मानने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकियों से ईरान भड़क गया। ईरानी वार्ताकार बाखर कालिबाफ ने ट्रंप को जवाब दिया। ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते, यह कालिबाफ की तरफ से कहा गया। ईरान की फौज जवाब देने के लिए तैयार है। तो देखिए, समझौता हो गया है, शांति का दावा कर दिया गया, अब शांति लौट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन हुआ क्या, अब फिर से एक दूसरे को धमकियों का दौर शुरू हो गया। तो ईरानी संसद के स्पीकर बाखर कालिबाफ की तरफ से जो धमकी दी गई है, यह क्या है और इसके संकेत क्या है? ईरान की फौज तैयार है, यह कालिबाफ बोल रहे हैं। दबाव में ईरान आने वाला नहीं है अमेरिका के, यह साफ संकेत है। ट्रंप की धमकियां बेकार है,
अमेरिकी खतरा खारिज किया गया, यह संकेत मिल रहा है गालिबाफ की धमकी से। इसके अलावा और क्या धमकी दी गई है? ट्रंप की धमकियों का कोई हम पर असर नहीं होता, यानी ईरान पर। यूएस के सामने ईरान झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, यह इस धमकी से संकेत दिया गया। इसके अलावा अमेरिका बयानों में सावधानी बरते यह धमकी दी गई है और संकेत यह कि धमकियों से वार्ता अटक सकती है, यह जानकारी। तो देखिए ये स्थिति है और वार्ता से ईरान ने अमेरिका को तेवर दिखाए हैं। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया उसके बाद ईरान ने बहुत ही सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरानी टीम ने अमेरिका के साथ फोटो से इनकार कर दिया, अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है। ये जेडी वेंस के लिए भी काफी निराशाजनक स्थिति हो गई। तो ट्रंप की धमकी से बिगड़ी बात। जी हां, ईरान ने नहीं मिलाया हाथ। खबर को समझिए। वार्ता शुरू होने से पहले ईरान यूएस डेलीगेशन का फोटो सेशन, ईरानी डेलीगेशन का अमेरिकी टीम के साथ खड़े होने से इनकार। ईरानी टीम ने अमेरिका से नहीं मिलाया हाथ और ना ही फोटो खिंचवाई। बिल्कुल, ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी मंच से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखी। संकेत क्या है? अमेरिकी धमकियों से ईरान डरने वाला बिल्कुल नहीं है। शांति वार्ता जारी, लेकिन मतभेद अब भी बने हुए हैं। दुनिया के सामने प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध जो दर्ज है वो किया गया। भाई सचदेवा सर, एक बात बताइए, जिस दिन एमओयू पर साइन हुआ, यह खबर आई वर्साई में, तो उसके बाद जिक्र हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साई का और यह कहा गया कि उस दौरान भी प्रथम विश्व युद्ध को रोका जरूर गया था उसके जरिए, लेकिन जो नींव थी वो द्वितीय विश्व युद्ध की वहीं से पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन यहां तो अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, ऐसा लग रहा है कि अगला युद्ध शुरू होने वाला है। प्रेक्षक समझते हैं कि वर्साई का एक इतिहास है जो कि ज़्यादा आडंबरपूर्ण है, लेकिन वो उसका परिप्रेक्ष्य अक्सर ऋणात्मक होता है। जैसे कि वर्साई में पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ था, लेकिन उसमें जो शर्तें लगाई गई थी वो इतनी कठिन थी कि वेलमार जर्मनी को उसका पालन करने में बहुत दिक्कत आई। आर्थिक तरह से उनको रेपरेशंस, उनको हर्जाने वगैरह देने पड़े, तो उनकी अर्थव्यवस्था बैठ गई और इसकी वजह से नेशनल सोशलिस्ट जो हिटलर के तहत थे वो आगे सामने आए और पासा पलट गया और जर्मनी में फिर से शस्त्रीकरण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई। इसी तरह की बात इस बारे में भी लोग करने की कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अलग है। अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दो तीन बातें ट्रंप साहब के वक्तव्य को लेकर के कहनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ट्रंप साहब के हाथ से जो मागा बेस है वो खिसकता जा रहा है। इज़राइल की जो जूइश लॉबी वहाँ पर एक्टिव है वो भी खिसकती जा रही, क्योंकि इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ उनके कटु मतभेद हुए हैं जिनको कि उन्होंने सार्वजनिक किया है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेशनल इलेक्शंस में, जो कि नवंबर में होने हैं, जीतने का कुछ आसार लगना था, तो उनको मागा बेस को दोबारा से पकड़ना होगा और जूइश लॉबी को असवाज करना होगा, उनको पटाना होगा कि वो रिपब्लिकन पार्टी से दूर ना जाएं। इसको लेते हुए ट्रंप साहब का जो वक्तव्य है वो समझा जा सकता है। तीसरी ओर उनका बड़बोलापन अपने तरफ अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी है, लेकिन ईरान ने जो इसका प्रतिकार किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जिसके बारे में ट्रंप साहब कहते हैं कि वो बंद नहीं हुआ है, जबकि कोई भी जहाज़ गुजरा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कल से। क्यों जहाज़ वाले रिस्क लेंगे कि अगर उनका करोड़ों डॉलर का जहाज़ डूब जाए या उसको हानि हो, तो इससे अच्छा है कि रुके रहें। दूसरी ओर ये ईरानियों ने, जैसा आपने कहा, फ़ोटो खिंचवाने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि वो वापस भी चले गए आकर के ये कह के कि पत्रकारों को निकालिए तभी हम अंदर आएंगे। और ये इसके बाद 80 मिनट के बाद जो बाकी 18 घंटे का वार्तालाप हुआ वो नोट्स के द्वारा एक्सचेंज किया गया मीडिएटर्स ने, और सवेरे 3 बजे के आसपास लोकल टाइम पर वार्तालाप। और ये सब जब हो रहा था तो जेडी वेंस का
चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखने लायक थी। ये उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग या कह लीजिए ह्यूमिलिएटिंग था, ऐसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बहुत हाई होप्स के साथ और मुनीर और पाकिस्तान की। जी सर, इसमें ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका में भी दो फाड़ है। एक तरफ जेडी वांस हैं जो कि थोड़े लचीले माने जाते हैं ईरान के प्रति, उनका लड़ाई की लेकिन शुरू उनको भी करने कोई में सफलता उनका मिली नहीं रुख और नहीं था। और वो पाकिस्तान के कसीदे भी पढ़ रहे थे, वो सभी वहां बेकार जी। ही गया दिखाई दिया। मुनीर को तो उन्होंने पता नहीं क्या ही बना दिया है अपनी नजर में। और देखिए, स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद जॉइंट स्टेटमेंट आया। कतर और पाकिस्तान ने जारी किया जॉइंट स्टेटमेंट। एमओयू लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनेगा, हाई लेवल कमेटी बनाने पर सहमति हुई। विवादित मुद्दों पर 60 दिनों में फाइनल डील संभव है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। कतर पाकिस्तान के दावे क्या हैं आपको बताते हैं। नंबर 1, एमओयू लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनेगा। नंबर 2, तकनीकी मुद्दों पर रोड मैप को तैयार करेंगे। नंबर 3, हाई लेवल कमेटी बनाने पर सहमति बनी। और नंबर 4, न्यूक्लियर मुद्दे पर वर्किंग ग्रुप बनेगा। और ईरान पर लगे प्रतिबंधों पर रोड मैप भी होगा। 60 दिनों में फाइनल डील संभव है। और हॉर्मुज पर कम्युनिकेशन लाइन भी तय होगी। लेबनान टकराव पर कोऑर्डिनेशन सेल बनाया जाएगा। फॉलो अप भी करेगा वर्किंग ग्रुप। विवादों का समाधान देखेगा वर्किंग ग्रुप। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं सिवाय सर, लेकिन चूंकि 60 दिन का समय है और शुरुआत में ही, मतलब कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते, इस डील के शुरुआत में ही इसके सारे लक्षण दिखने लगे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर दूसरे हिस्से से देखें तो ट्रंप ने बहुत ज्यादा गलत भी क्या कहा। ईरान को वो कह रहा है कि जिस तरह से आप हमको कहते हैं कि इजराइल को कंट्रोल करो, लगभग उसी अंदाज में वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि तुम हिजबुल्लाह को रोको, अपने प्रॉक्सीज को नहीं रोकोगे तो इजराइल को हम किस आधार पर रोकेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता है ईरान को, भले ही ये बात बुरी लग गई हो, भले ही वो खराब लग रही हो, लेकिन डील के तहत ये प्रेशर ईरान पर बनाना क्या सही नहीं लगता? बिल्कुल सही लगता है रवि, आपने जो बात की बिल्कुल 16 आने की है। ये सच्चाई, ये जो प्रॉक्सीज ईरान ने पैदा किए हैं, चाहे हिजबुल्लाह है, होती है, हमास है, ये एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नोटोरियस है। तो ये सच है कि इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पे, मगर वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह अटैक करता है नदर्न पार्ट ऑफ इजराइल। 1 लाख के करीब वहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। तो ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इशारा किया है कि ईरान जब तक कंट्रोल नहीं करेगा हिजबुल्लाह को, तो आप इजराइल को कैसे बोल सकते हो कि वो अटैक करना बंद करे। तो ये मुझे लगता है इसमें जो एक प्रकार से बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। और अब बात आती है कि क्या ये 60 दिन के अंदर कोई ना कोई डील बन जाएगी। मुझे लगता है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका ये लड़ाई नहीं चाहता दोबारा। एक ये बॉटम लाइन है, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा लड़ाई नहीं किसी से वजह से जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ये अभी जुलाई के अंदर 250 साल जो उनके इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट करने हैं। उसके बाद स्थिति अच्छी नहीं है। अगर लड़ाई होती है तो इनके पास वेपन्स एम्यूनिशन की बहुत भारी कमी है, तो वो चाहेंगे कोई ना कोई डील हो, और इसी की तरफ जाया जा रहा है। इसी को सीरियस लेते हुए जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं। मगर ये भी सच्चाई, क्या ईरान चाहेगा कि ये दोबारा युद्ध स्टार्ट हो? मुझे लगता नहीं कि ईरान भी चाहेगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है। ईरान चाहता है कि किसी तरीके से उसके ऑयल जो है उसके ऊपर सैंक्शन हटें, उसके ऊपर जो बाकी उनके एसेट्स फ्रीज हो रखे थे उनको एक प्रकार से रिलीज किया जाए। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से ये चाहत तो है कि कहीं ना कहीं। बिल्कुल सिवाज सर, कुल मिलाकर दबाव दोनों तरफ नजर आ रहा है। अमेरिका भी दबाव में है, नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। उसकी तरफ से जो हमला किया गया उसका विरोध अमेरिका के अंदर ही झेलने को मिल रहा है ट्रंप को, चाहे डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन हो। और ईरान का तो नुकसान हुआ ही है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई है। स्विट्जरलैंड में ईरान के डेलीगेशन ने वॉकआउट किया था। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर कालिबाफ ने विरोध जताया था। अपने कमरे में लौट गया था ईरानी डेलीगेशन। पहले राउंड में 80 मिनट तक बातचीत हुई है। सऊदी अरब के अल अरबिया की रिपोर्ट में इस बात का दावा। और वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा, लेबनान सीजफायर पर बड़ी प्रगति। लेबनान पर बनेगा कोऑर्डिनेशन सेल। इजरायल हिजबुल्लाह टकराव पर कोऑर्डिनेशन सेल बनेगा। ईरान की
तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर सामने आती है। और इस वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर, होर्मुज को लेकर अमेरिकी सेनेटर ने बड़ा दावा किया है। अगर वार्ता फेल हुई तो होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। होर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल भी वसूलेगा अमेरिका, टोल लगा देंगे ट्रंप। पूरी तरह से होर्मुज को कंट्रोल करेगा अमेरिका, लिंडसे ग्राहम की तरफ से यह कहा गया है। और हॉर्मुज पर कब्जा करेंगे ट्रंप, अब सवाल तो यही उठ रहा है। देखिए, अमेरिकी सेनेटर ने जो दावा किया उस पर एक नजर डालें तो वार्ता फेल हुई तो हॉर्मुज पर कब्जा करेगा यूएस, ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई से हॉर्मुज को कब्जे में लेगा अमेरिका। हॉर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल लगाएंगे ट्रंप। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। शांति वार्ता फेल होने पर गंभीर नतीजे होंगे। इस बयान का मतलब क्या है? वार्ता के बीच ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। शांति की कोशिशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई है, तो ये एक संकेत जरूर है। सचदेव सर, अब इस पूरे मामले में कोई डिप्लोमेटिक ग्लिच आपको दिखाई देता है? अमेरिका चाहता है शांति हो जाए, ईरान चाहता है शांति हो जाए, ट्रंप के बयान तो आते ही रहते हैं। ईरान भी शुरू से कहता है कि हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, और उसके बीच ये भी आ रही है कि भाई बाद में अगर स्थिति नहीं ठीक हुई तो हॉर्मुज पर अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। क्या आपको एक डिप्लोमेटिक वे में ये जो पूरा का पूरा डेलीगेशन, ये डील है, वो सही दिशा में जाती दिखाई देती है? जोड़ी दिशा लग रही है, दोनों तरफ से पूरी दोगुनी दिशा नहीं लग रही है। ईरान की तरफ से पूरा एक तरह से सामंजस्य तरीके से वार्तालाप किया जा रहा है, प्रोवोकेशन का जवाब दिया जा रहा है, हार्मुज को बंद किया जा रहा है, लेकिन वार्तालाप चल रहा है। दूसरी ओर जहाँ तक ध्रुवीकरण का हिसाब है, दोनों तरफ ध्रुवीकरण हो चुका है। ईरान में भी जो अतिवादी हैं, अति राष्ट्रवादी हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डील होनी ही नहीं चाहिए, ईरान सरेंडर ना करे, वगैरह वगैरह। और जहाँ तक रहबर सुप्रीम लीडर मुज्तबा का सवाल है, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने दावे को, आधिपत्य के दावे को बार बार दोहराया है, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर वो खामोश रहे हैं। तो उससे थोड़ा लचीलापन दिखता है। अमेरिका में लिंडसे ग्राहम जो हैं वो ट्रंप साहब से भी ज़्यादा अतिरंजित बातें करते हैं। वो भारत के विरोध भी बोल चुके हैं, आपको याद होगा पिछले साल। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के मागा बेस और उनके जो पक्षधर हैं उनको पटाने के लिए की जा रही हैं। वार्तालाप से इसका संबंध कम है। दूसरी तरफ अगर मैं कहना चाहूँ तो 60 दिन बाद का परिप्रेक्ष्य देखें। अगर 60 दिन बाद 22 अगस्त को अगर उस समय देखें तो इजराइल के चुनाव 10-15 दिन बाद होने वाले हैं, और 2 महीने बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। वो परिस्थिति 60 दिन तक अगर इसी तरह से ईरान टालता रहता है तो उनको एक्सटेंड करना, अमेरिका और इजराइल को सीज फायर वगैरह एक्सटेंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और सचदेव सर, सवाल तो यह भी है कि जब शुरुआत में होर्मुज को लेकर, लेबनान, हिजबुल्लाह को लेकर इतना टकराव है कि जो बातचीत वाली जगह से वहां से ईरान का डेलीगेशन वापस लौट गया, तो जब बातचीत परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी तब क्या होगा? एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता के बीच IRGC की ट्रंप को धमकी। ईरान से माफी मांगे डोनाल्ड ट्रंप, माफी के बाद ही होगी शांति वार्ता। IRGC ने यह कह दिया है, यानी ये बहुत ही कड़ी और बड़ी शर्त रख दी है। एक्सियोस के हवाले से खबर। और ईरान की अमेरिका इजराइल को धमकी सामने आई है। लेबनान में हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेबनान में हमले रोके इजराइल, ये मोहसिन रजाई ने कहा है। इधर बातचीत के बीच ईरान की चेतावनी, होर्मुज के सभी समुद्री रास्ते एक बार फिर से बंद। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का एक्शन देखने को मिला लेबनान में। IDF के हमलों से भड़का है ईरान। लेबनान पर हमले MOU की शर्तों का उल्लंघन है, ईरान की तरफ से कहा गया। US ईरान वार्ता फ्लॉप हो गई और हॉर्मुज पर क्या इसके बाद हो जाएगी जंग? यही सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, वार्ता के बीच ईरान की जंगी तैयारी भी चल रही है। हॉर्मुज के सभी रास्तों पर सैन्य तैनाती है। लेबनान पर हमले के विरोध में कार्रवाई और ईरान की धमकी अभी और कदम उठाएंगे।
इधर इजराइल पर फिर हमले कर सकता है ईरान, ये खबर है। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान का अटैक संभव है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का होर्मुज में ब्लॉकेड, सीजफायर टूटा तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रहेगा। और इस बीच देखिए खबर आ रही है दक्षिण लेबनान को लेकर। दक्षिण लेबनान पर बदला इजराइल का रुख, सैन्य ऑपरेशन पर नरमी के संकेत दिए हैं। कुछ इलाकों से सेना हटा सकता है इजराइल। चैनल 12 की रिपोर्ट में बड़ा दावा। और देखिए लेबनान पर बोले हैं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, लेबनान में सामरिक ठिकानों पर मौजूद रहेगी सेना, ब्यूफोर्ट रिज के मोर्चे पर डटी रहेगी आईडीएफ, दक्षिणी लेबनान में कब्जा बरकरार रखेगी आईडीएफ। और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम की धमकी सामने आई है। आईडीएफ का लेबनान में रहना नामुमकिन, यह हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा। आईडीएफ का कोई सुरक्षा जोन नहीं, आईडीएफ को खदेड़ देंगे, लेबनान में नहीं टिक पाएगा इजराइल। इधर दक्षिण लेबनान पर इजराइल की धमकी, दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेंगे, यह नेतन्याहू की तरफ से गया। और ईरान बोल रहा है कि आईडीएफ को खाली करना होगा जो लेबनान का इलाका है, आईडीएफ की कामयाबी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। तो अब यह देखना होगा कि वाकई में शांति के इस प्रयास में जो बाधा अभी है ये बढ़ती है या फिर इसे कम किया जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ, ट्रस्ट के पुनर्गठन की संस्तुति की गई और प्रशासनिक सीओ नियुक्ति की संस्तुति की गई। जांच के लिए और वक्त देने की मांग की गई। चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की भी मांग की गई है। मंदिर प्रबंधन को पेशेवर रवैया अपनाने की सलाह दी गई है। चढ़ावे की एंट्री प्रतिदिन करवाने की सलाह दी गई है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग स्टोरेज 180 दिन तक रखने की सलाह दी गई है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। और खबर क्या आ रही है? खबर यह कि जो ट्रस्ट के पुनर्गठन की संस्तुति की गई है और खबर यह भी कि जो महासचिव है चंपत राय, उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले पर होगी। और हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से अब ये बातें सामने आ रही है, इतनी सारी रिकमेंडेशन, इतनी सारी सलाह, चंपत राय से भी पूछताछ की गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। क्या ये माना जाए कि जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट है उसके बाद से ही ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे? देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी की रिपोर्ट जैसे सीएम को प्रारंभिक जांच की सौंपी जाएगी और उसमें क्या कमियां थी, किसकी मिलीभगत थी, क्या मैनेजमेंट व्यवस्था फेल थी, इन सारी चीजों को उसमें जोड़ा गया है। शुरुआती दौर में चीजें निकल करके आई है, उसके बाद फिर अगली कड़ी जांच की बढ़ेगी और कार्रवाई अगर जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर की भी संस्तुति की जा सकती है, तो और बृहद स्तर पे एसआईटी जांच करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पे निगाहें सीएम को एसआईटी रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी इस पे टिकी हुई है। माना जा रहा आज सौंपी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री का आज 3 जिलों का दौरा है, तो ये संभावना जताई जा रही देर शाम को या फिर किसी भी समय दी जा सकती है। लेकिन इतना तो है कि चंपत राय से लेके अनिल मिश्रा हो या फिर राव साहब हो, जो ट्रस्ट के व्यवस्थापक हैं, इनके साथ साथ जो बैंक कर्मी थे या फिर टीसीएस जो थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग एजेंसी से एम्प्लॉय हायर किया गए थे वो हो या स्वयं से वो जो गणना में लगे हो, सबसे पूछताछ बारी बारी से की गई है। बहुत सारे ऐसे भी आरोप आए जिन लोगों ने अपने पैसे या जो आभूषण भगवान श्री राम के लिए दान दिया था उसकी रसीद नहीं मिली है। तो अगर जांच बड़े स्तर पर होगी, बिल्कुल कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, आज शिवसेना में शामिल होंगे उद्धव के बागी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 बजे शिवसेना में शामिल होंगे 6 बागी एमपी। दोपहर 2 बजे बैठक करेंगे 6 बागी सांसद। शिवसेना में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जयप्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? अब ये कंफर्म माना जाए कि ये जो 6 बागी सांसद हैं वो शिवसेना में जा रहे हैं, क्योंकि खबर तो यही है 4 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो 6 बागी सांसद हैं इनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि ये 6 के 6 एक साथ अपना गुट बनाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाएंगे या नहीं जाएंगे। खास तौर पर जो ओम राजे निंबालकर धाराशिव के सांसद हैं यूबीटी के, उनको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन कल ओम राजे निंबालकर ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब 3 बजे ये 6 सांसद आधिकारिक रूप से
शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ सूत्र जो है वो इसके पहले भी वाईबी चौहान हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो करीब 3 बजे आधिकारिक रूप से ये पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। 11 बजे इन सांसदों की ओर से एक आधिकारिक पत्र और फोटो जारी किया जा सकता है। और एक जानकारी है कि ये कलीना एयरपोर्ट उतरकर एक गुप्त जगह पर पहले बैठक करेंगे और उसके बाद ठीक है। ये प्रेस ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए आज जो भी स्थिति है वो पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो जाएगी इन सांसदों को लेकर। शुक्रिया जयप्रकाश आपका इस जानकारी के लिए।